नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद है। अब अगले 1 घंटे हम फोकस करेंगे आपके सवालों को। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सबसे पहले तरीका आपको समझा देते हैं। तरीका बेहद ही आसान है। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपके स्क्रीन पर लगातार एक नंबर फ्लैश होगा, उस पर आप हमें कॉल कीजिए या फिर अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हम मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी आप हमें लाइव देख रहे होंगे तो वहां पर भी अपने सवाल हमें लगातार भेज सकते हैं। कोशिश हमारी होगी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की। चलिए अब मार्केट पर एक बार नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद हम मेहमानों को भी शामिल करेंगे अपने साथ। बाजार में आज कमज़ोरी है और यहाँ पर जो ग्लोबल टेंशन बढ़ता जा रहा है। आज हमने देखा था कि शुरुआती संकेत जो मिल रहे थे ग्लोबल मार्केट से वो भी काफ़ी नेगेटिव थे और जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है, उसका पूरा असर आज बाजार पर दिखाई दे रहा है। शुरुआत भी कमज़ोरी के साथ हुई थी और अभी भी करीब 151 अंक नीचे है। वैसे निचले स्तरों से एक रिकवरी आई है बाजार में, लेकिन अभी भी 150 अंकों की कमजोरी है निफ्टी में और सबसे ज्यादा वीकनेस है बैंक निफ्टी में। करीब करीब 570 अंकों की यहाँ पर वीकनेस बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। सरकारी बैंक आज सबसे ज्यादा टूट रहे हैं। आईटी स्टॉक्स में वीकनेस है और इसके अलावा स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में भी आज हम भारी बिकवाली देख रहे हैं। थोड़ा बहुत जो सहारा मिल रहा है वो ऑयल एंड गैस से, क्योंकि चुनिंदा स्टॉक्स ऊपर है। कच्चे तेल में जो तेजी आ रही है उसका थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स आज ऊपर हैं और निफ्टी के टॉप गेनर। मेटल स्टॉक्स में तेजी है और इससे जुड़ी खबर हमने आपको सुबह ही बता दी थी। एलएमई में रशियन जो मेटल्स हैं वहाँ पर बैन लगने की कुछ खबर निकल कर आ रही है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज मेटल स्टॉक्स भी ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो मेटल और ऑयल एंड गैस को छोड़ दें, मेटल देखिए अपने दिन के ऊपरी स्तर पर अब कारोबार कर रहा है, तो मेटल और आईटी को छोड़ दें तो सभी सेक्टरल इंडेक्स जो हैं वो लाल निशान में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी के टॉप लूजर की बात करें तो सबसे ज़्यादा वीकनेस है टाटा मोटर्स में। टाटा कंज्यूमर आज नीचे है। एचयूएल, अदानी एंटरप्राइजेज, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये सभी हैवी वेट काउंटर्स कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और मार्केट की कमजोरी आप मार्केट ब्रेड्थ से देख पा रहे होंगे, बेहद ही कमजोर। ज़्यादातर स्टॉक्स आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। करीब करीब 2000 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। अगर रेशो देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के बढ़ने वाले शेयर के सामने लगभग 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि लाल निशान में आज कारोबार कर रहे हैं। तो चौतरफा बिकवाली का माहौल है इस वक्त बाजार में। ऐसे में क्या करें बाजार पर, और आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। अगर कुछ कंसर्न्स हैं आपके मार्केट से जुड़े तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक्सपर्ट को शामिल करने का वक्त है। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए एंजल वन से राजेश भोसले जी और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से सौरभ जैन जी मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। राजेश जी, बिकवाली काफ़ी ज़्यादा हावी है और जो भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे बाजार के वो टूट चुके हैं। अभी भी वीकनेस ही है, हालांकि थोड़ी रिकवरी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी 22,350 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ये जो जिस तरह से ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है, वॉलेटिलिटी हम आगे भी देखेंगे क्योंकि अब इसमें नतीजे भी हैं, चुनाव भी शुरू होने वाले हैं और एक के बाद एक ग्लोबल डेवलपमेंट हो ही रहे हैं। तो इस सबका असर आप कैसे देख रहे हैं और इस वक्त ट्रेडर्स क्या करें मार्केट में? जी धन्यवाद आपके शो में बुलाने के लिए। जैसे आपने कहा जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिसकी वजह से हमने एक ओपनिंग में एक नीजक रिएक्शंस देखा है, बट कहीं ना कहीं हमारे मार्केट्स जो है लोअर लेवल्स पे सस्टेन होने की कोशिश कर रहे हैं। लोअर लेवल से बाइंग हो रही है, बट जैसे कहा कि वॉलेटिलिटी तो मार्केट में रहेगी क्योंकि रिजल्ट्स है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। तो ट्रेडर्स को सजेस्ट किया जाता है कि लोअर लेवल्स पे अराउंड 22,200 22,250 के आसपास बाय करने की कोशिश कीजिए और ऊपर की लेवल्स पे 22,450 और 22,500 इस रेंज में सेलिंग करने की कोशिश कीजिए। तो मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, बट यस अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव है। तो डिप्स में बाय करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये रणनीति फिलहाल बाजार पर आपको मिलती हुई। बढ़ते आगे, अपने पहले कॉलर को शामिल करते हैं शो में। जीएल त्रिवेदी साहब हमारे साथ हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। जीएल त्रिवेदी साहब नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार साहब, ये एक तो रिलायंस पावर का है
100 शेयर लिए हैं 31 रुपए 30 पैसे के रेट में। और दूसरा जियो फाइनेंस है, ठीक है, जो 272 के रेट में लिए हैं 100 शेयर। ठीक है। तो जियो फाइनेंस में तो आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्वालिटी स्टॉक्स भी है, आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, उसके लिए तो आपको बधाई हो। लेकिन यहाँ पर रिलायंस पावर में आपको नुकसान हो रहा है, ऊपरी स्तरों पे आपने खरीदारी की है। त्रिवेदी, एक चीज़ और बताइए कि कितना समय और दे सकते हैं आप स्टॉक को जहाँ घाटा हो रहा है? अगर तो अपन 6 महीने दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। सौरभ, ज़रा बताइए जीएल त्रिवेदी साहब को क्या राय होगी? रिलायंस पावर 31 रुपए के ऊपर की खरीद है, और वहीं दूसरी ओर जियो फाइनेंस जो है वो काफ़ी अच्छे भाव पे इन्होंने लिया है, और 270-72 के स्तर पे इन्होंने रिलायंस, माफ़ कीजिएगा, 252 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है। नमस्कार प्रशांत जी। देखिए, रिलायंस पावर के अगर हम नतीजों की बात करें तो कंपनी घाटे में ही है और बिजनेस उतना अच्छा नहीं दिखता हमें। पावर क्षेत्र में ये बहुत अच्छी कंपनी नहीं दिखती, वैल्यूएशन उस हिसाब से थोड़ी ज्यादा ही लगती है जिस तरह से बिजनेस चल रहा है। मैं समझता हूँ पावर क्षेत्र ओवरऑल सेक्टर बहुत अच्छा है। इनमें जो कंपनियां अच्छी हैं वो एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन, इस तरह की अगर ये कंपनी में स्विच करें तो बेहतर होगा। जियो फाइनेंशियल के लिए मैं ये बोलूंगा कि जो फ्यूचर आउटलुक है वो काफी अच्छा है, काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। कंपनी डिजिटली कारोबार में बिजनेस में आना चाहती है, फाइनेंस के बिजनेस में आना चाहती है, और कंपनी की पूरी तैयारी है। रिलायंस ग्रुप के समूह से है, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी ही अपने बिजनेस को विस्तार कर पाएंगे, और वही स्टॉक प्राइस भी दर्शा रहे हैं। मैं समझता हूँ 1-2 साल के लिए इन्हें जियो फाइनेंशियल में जरूर बने रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है नजरिया स्टॉक पर। अगले सवाल ले लेते हैं, और हमारे साथ जौनपुर से शारिक एजाज जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार शारिक, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मैम, मैंने 3120 शेयर रतन पावर का लिया हुआ है 9 रुपए 20 पैसे से। तो 3-4 महीने का हमने उम्मीद से लिया था, लेकिन ये क्यों लिया है आपने? क्या मैंने जी क्यों लिया था आपने? ये किस नजरिए से लिया था? किसी की सलाह पे लिया है? हाँ, मेरे दोस्त भी कहते हैं, उन्हीं सलाह से मैं ले लिया था कि पावर स्टॉक बढ़ेगा। शारिक जी, पावर स्टॉक्स बढ़ तो रहे हैं, लेकिन रतन इंडिया का थोड़ा आपको रिसर्च भी कर लेनी चाहिए थी। पावर स्टॉक्स में और भी काफ़ी अच्छी पावर कंपनियां हैं जिन पर कि आप नज़र रखिए। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार उस पर अपना सलाह भी दे रहे हैं। रतन इंडिया पावर थोड़ा अगर फाइनेंशियल्स देखें और कंपनी का ओवरऑल नज़रिया देखें तो काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है ये ऑलरेडी। ज़्यादा कुछ व्यू हमारे एक्सपर्ट हम समझने की कोशिश करेंगे दे पाएंगे या नहीं, लेकिन लगातार टूट ही रहा है। थोड़ा बहुत रिकवरी यहाँ पर करने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन चलिए एक बार समझ लेते हैं रतन इंडिया पावर। सौरभ जी, आप ही सलाह दीजिए, क्या करें? बने रहना सही होगा या फिर निकल जाए? अभी थैंकफुली ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है इन्हें, लेकिन नुकसान में तो हैं। निकल जाएं स्टॉक से? जी, बिल्कुल ठीक पूजा जी, मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे तो नेटवर्थ नेगेटिव है। मुझे लगता है कि पावर सेक्टर की रैली के साथ और जिस तरह से छोटे माइक्रो कैप और स्मॉल कैप्स में चाल आई, तो इसमें भी अच्छी चाल आ गई, और अब सेलिंग भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो फंडामेंटल्स है जो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही रहेगा कि आप निकल जाएं। और पावर क्षेत्र के और अन्य कंपनियां हैं, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, एनएचपीसी, एसजेवीएन, इस तरह की कंपनी में पैसा लगाएं। ठीक है, तो ये है आपके स्टॉक पर राय इस वक्त सौरभ जी की तरफ से आती हुई। रोहित श्रीवास्तव हमारे साथ जौनपुर से जुड़े हुए हैं। रोहित नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर, हमने सुजलॉन का लिया है 930 शेयर। सर, हमने 36 पे भी लिया है, 42 पे भी लिया है, 44 पे भी लिया है। अच्छा, तो इस समय शेयर घट गया है, 42 के नीचे 40 आ गया है। और इस समय जो युद्ध चला है उसकी वजह से कल सूचना मिली थी भाई शेयर गिरेगा। ठीक है, तो यही जानकारी चाहते हैं क्या आगे होगा। जी, ग्लोबल जो चिंताएं हैं उसकी वजह से तो पूरे मार्केट पे ही हम दबाव देख रहे हैं, और यही वजह है कि सभी स्टॉक पर वो असर नज़र आ रहा है। और सुजलान भी आज हम देख रहे हैं कि लगभग 3.5% के करीब यहाँ पर दबाव बनता हुआ इस वक्त स्टॉक में। चलिए एक बेहतर राय देने की कोशिश करते हैं। कई लेवल पे आपने ख़रीदारी की है, 36 से लेकर 44 तक के बीच में। राजेश बताइए, सुजलान पे क्या व्यू बन रहा है? इन्होंने स्टॉक में अलग अलग स्तरों पे ख़रीदारी कई बार की है। 36 रुपये पे भी ख़रीदा है, 40-41 रुपये पे भी ख़रीदा है, और 44 रुपये पे भी ख़रीदारी की है।
सुजलॉन को अगर देखें तो रिसेंटली काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट हमारी ये रही है कि आगे नेक्स्ट जो व्यू मार्केट में जो मूव रहेगा वो फ्रंटलाइन स्पेस फ्रंटलाइन काउंटर्स में रहेगा। तो सुजलॉन में उतना ही पॉजिटिव ट्रैक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो सलाह होगी कि जो भी बाउंस मिलता है अराउंड 43-45 के आसपास, तो वहाँ पे एक बार वापस चेक करना होगा कि कैसे रिएक्ट करता है। अभी फिलहाल के लिए जो है 38 पे काफी अच्छा सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट के स्टॉप लॉस से जो है वो होल्ड रख सकते हैं। तो उसके मुताबिक आपको होल्ड करने की सलाह सुजलॉन में दी जा रही है। हम आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से आरती का सवाल लेंगे व्हाट्सएप के ज़रिए। सौरभ, आपके पास आऊँगी। मेरे पास हालांकि नज़रिया क्या है उसका अंदाज़ा नहीं है, पर इन्होंने TCS लिया है सौरभ। 500 रुपये 500 शेयर हैं और 3500 की इनकी बाइंग प्राइस है। तो फिलहाल ये बैठी तो हैं मुनाफे पर, और मेरे ख्याल से अगर TCS जैसी कंपनी है तो शायद निवेश का नज़रिया इनको वाकई बनाकर रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। पर आपकी क्या राय होगी? फिलहाल जो मुनाफा भी इनको हो रहा है उसमें और वृद्धि करने के लिए कितना रुकना चाहिए? और तरह से आईटी का लग रहा है, एआई का लग रहा है, तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल में बहुत अच्छा बिजनेस आते हुए देखेंगे। टीसीएस के नतीजे आए तो उन्होंने भी वहां पर बाजार को थोड़ा-सा जो बाजार की अपेक्षाओं से बेहतर ही नतीजे आए, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, डील विन काफी अच्छा था। मैं समझता हूँ आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर्स में हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन रेट भी बढ़ जाएगा। बुक टू बिल रेशियो हम बढ़ते हुए देखेंगे, मार्जिन एक्सपेंशन होते हुए देखेंगे, और जो मैनेजमेंट है काफी कॉन्फिडेंट है। तो अगले 2-4 साल मैं समझता हूँ एआई जो इंटीग्रेशन है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस जो कारोबार है कंपनी का, वो काफी विस्तार करेगा। मेरी समझ से आपने बड़े अच्छे रेटों पे लिया है, तकरीबन 3500 रुपए पे, और अगर आप 2 साल का नजरिया रखते हैं तो यहाँ से आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। मेरे हिसाब से ये होल्ड रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है नज़रिया TCS पर। आगे बढ़ते हैं और YouTube पर हमें काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, और इस वक्त जो माहौल है बाज़ार का, गिरावट आ रही है उसमें अब काफ़ी सारे जो निवेशक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं नई खरीदारी करने पर कि इन लेवल्स पे ये स्टॉक कैसे नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स और ये सवाल हम शामिल कर लेते हैं। राजेश जी, आप सलाह दीजिए। अशोक लेलैंड पर एक सवाल आया है MD घोष जी का, और इनका कहना है क्या करंट प्राइस पर खरीद सकते हैं। एक सवाल काकू सिंह जी ने भी पूछा है आइडिया फोर्ज पर, ये अगले 6 महीने का नजरिया जानना चाह रहे हैं। और अभिषेक डांगी भी ये जानना चाह रहे हैं कि मौजूदा स्तर पर NBCC बाय कर सकते हैं या नहीं। तो अशोक लेलैंड, आइडिया फोर्ज और NBCC तीनों पर राय दीजिए अपनी कि क्या करंट लेवल्स पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं। तो अशोक लेलैंड मार्केट के फॉल के साथ आज करेक्ट हुआ है। ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं सजेस्ट करूंगा कोई भी डिप आता है फर्दर टुवर्ड्स 172 के रेंज में, जो आज का लो था अराउंड 173, तो 172 के रेंज में आता है तो डेफिनेटली वहां पे बाय कर सकते हैं। ओवरऑल अप ट्रेंड है और 200 DMA अराउंड 172 के आसपास आ रहा है, तो 172 के डिप में डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है आइडिया फोर्ज है। आइडिया फोर्ज अगर आप देखें तो एक अंडर परफॉर्मर रहा है, डेफिनेटली एक सपोर्ट बेस बन रहा अराउंड 680 के लेवल्स पे, बट सलाह होगी कि अवॉइड कीजिए, कोई मेजर ट्रैक्शन और वॉल्यूम्स इस काउंटर में देखने को नहीं मिल रहा है, तो आइडिया फोर्ज जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक अगर आप बताएंगे तो अच्छा होगा। NBCC। यस, डेफिनेटली NBCC जो है, NBCC में भी आज एक करेक्शन देखने को मिला है। अगर फर्दर एक करेक्शन हमें अगर मिलता है अराउंड 110-120 के रेंज में, तो वहाँ पे स्टॉक काफी अच्छा बेस बन रहा है, और कोई भी डिप वहाँ पे आ रही है तो वहाँ पे एक बाउंस बैक आ रहा है, तो 110 और 120 के रेंज में डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से पॉजिटिव लग रहा है स्टॉक। तो ये आपके स्टॉक्स पर अहम रणनीति, अलग अलग स्टॉक पर अलग अलग राय आपके सामने आई। बढ़ते आगे, हरिप्रसाद हमारे साथ हैं धनबाद से। हरिप्रसाद जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार। और सर IRB इंट्रा और मदरसन सुमी वायर। अच्छा, मदरसन वायरिंग है ना आपके पास? जी 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 वायर। ठीक है। एक बार मैं लेवल आपको बता देता हूँ। IRB इंफ्रा आपने 66 रुपये 59 पैसे पे खरीदा है जी, और मदरसन सुमी 65 रुपए की बाइंग। जी ठीक है। नजरिया बताइए, लंबी अवधि का है या शॉर्ट टर्म नजरिया? सर लंबी अवधि, लंबी मोटामोटी 3-4 साल तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो लंबी अवधि का नजरिया
3 से 4 साल तक होल्ड कर सकते हैं। सौरभ जी बताइए, IRB इंफ्रा इन्होंने खरीदा हुआ है 66 रुपये, 66.5 पे, फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है ये स्टॉक। और मदरसन सुमी भी 65 रुपये की खरीद है, यहाँ पर हल्का मुनाफा यहाँ पर इनको होता हुआ। बताइए इन दोनों स्टॉक पर क्या राय होगी? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफी बुलिश लगता है। IRB भी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले के लिए लिया है। मैं समझता हूँ स्टॉक तो ठीक है, लेकिन अगर शिफ्ट करना चाहें तो इससे बेहतर क्वालिटी स्टॉक्स है जे इंफ्रा, अन्यथा IRB के साथ भी बने रह सकते हैं। मदरसन सुमी वायरिंग एक ऑटो इंसुलरी कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा लगते हैं, लेकिन कंपनी के जो कारोबार है, वो कंपनी का ऑपरेशन परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है, तो वहां पर भी ये लंबी अवधि का नजरिया रख सकते हैं। दोनों ही स्टॉक में होल्ड कर सकते हैं। दोनों काउंटर्स में आपको नज़रिया रखना है लंबा और होल्ड करने की सलाह दी जा रही है सौरभ की तरफ से। लेकिन योर स्टॉक में अब वक्त हो गया है हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियंस का। और हमारे साथ जुड़ गई हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। हाय ध्वनि, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या है आपके चैंपियंस की सूची में आज? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का चैंपियन जो है वो BEL में है। BEL में ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है और लोअर लेवल से वापस से बाइंग भी देखने को मिल रही है इंट्राडे चार्ट के अंदर। तो 235 का कॉल ऑप्शन आपको यहाँ पे खरीद के चलना है। 6 रुपए से 6 रुपए 20 पैसे के अंदर इसका अभी भाव चल रहा है, उसके अंदर आप खरीदे। इसका स्टॉप लॉस जो है वो 4.5 रुपए का रहेगा। स्पॉट में यहाँ पे 240 तक का टारगेट इजीली अचीवेबल है, तो 10 रुपए का टारगेट हम जो है सेकंड टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे। इसका लॉट साइज बड़ा है, 5700 का है, तो आपका अधिकतम नुकसान जो यहाँ पे है वो 8,500 का हो सकता है, बट अधिकतम फायदा जो है यहाँ पे 22,800 तक का हो सकता है सेकंड टारगेट अचीव होने पे। तो उस हिसाब से इसको ट्रेड करें। लॉट साइज बड़ा है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को यहाँ पे अच्छे से नोट करके रखें। ऑलराइट, तो BEL आपका आज का पिक है और 235 की कॉल खरीदने की सलाह दी जा रही है। 6 रुपये पर लक्ष्य यहाँ पर आज से 10, स्टॉप लॉस लगाना है 4.5 रुपये का। और लगे हाथों आपको एक रिस्क डिस्क्लोजर भी हम दिए देते हैं, क्योंकि FNO ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। समझदारी से आप इसमें पैसे लगाएं, आर्थिक सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ें। चलिए, शुक्रिया ध्वनि। और अब सवालों की ओर भी रुख कर लेते हैं। YouTube के हमारे दर्शक गोविंद प्रजापति का मैं एक सवाल लेना चाहती हूँ। राजेश जी, इन्होंने IFCI में ख़रीदारी कर रखी है, 145 की इनकी बाइंग प्राइस है। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को लेकर जानकारी तो नहीं दी है इन्होंने, लेकिन IFCI अगर आपके ट्रैक लिस्ट में है तो बताइएगा ज़रा। डेफिनेटली IFCI जो है एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। रिसेंटली एक डिप देखने को मिला है, बाइंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। 145 का बाइंग है, राइट जी? तो डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। बेस बन रहा है अराउंड 40 के आसपास, डेफिनेटली होल्ड रखिए। हायर लेवल्स पे वापस ट्रेंड रिज्यूम होता है अपसाइड, तो 48 एंड देन 52 के लेवल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है सलाह IFCI पर। फरीदाबाद से अशोक कुमार हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अशोक जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। अशोक जी, आपको आवाज आती है, अपना सवाल पूछिए। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका सवाल है हमारे पास। इज माई ट्रिप 300 शेयर 53 रुपए के भाव पर लिया हुआ है, नुकसान हो रहा है इनको करीब करीब 10 रुपए प्रति शेयर का इस स्टॉक में। सौरभ जी, क्या करना चाहिए? 2% नीचे है आज तो ये स्टॉक, और अगर स्टॉक का ट्रेंड देखेंगे तो पिछले काफ़ी समय से एक दायरे में ही ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? इसमें ट्रिप में बने रहने की राय देंगे? देखिए, ईज़माई ट्रिप वैल्यूएशन के लिहाज से काफी महंगा लगता है, तकरीबन 40 टाइम्स टू बुक वैल्यू पे चल रहा है, और समझता हूँ कि जो नंबर्स हैं वो उस तरह से नहीं आ रहे हैं कि इतने वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सके। ओवरऑल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काफी अच्छा लगता है। इनमें जो कंपनियां लेमन ट्री, शैले या इंडियन होटल जैसी कंपनी में
अगर आप पैसा डालेंगे तो बेहतर रहेगा। मेरी सलाह यहाँ निकलने की रहेगी और पैसे को स्विच ओवर करने के लिए रहेगी। ठीक है, तो ये राय इस अहम स्टॉक पे। बढ़ते हैं आगे। प्रकाश है हमारे अगले दर्शक जो कि मुंबई से जुड़े हैं। प्रकाश, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे ये जानना है सर कि मैंने रतन इंडिया में 850 शेयर्स लिए हैं, ठीक है। तो आज पर मार्केट मैंने 76 में लिया था, सो इट्स गोइंग डाउन आई थिंक सो। कैन यू हेल्प मी कि मुझे ये कंटिन्यू करना है या कैसे करना है इसको? ठीक है, आपने रतन इंडिया किस भाव पे लिया था? 76 रुपीज। ठीक है, आपका एक ही सवाल है या कोई और भी स्टॉक पे सवाल? और वोडाफोन का भी है, वोडाफोन के 2500 शेयर्स लिए थे मैंने 1295 में। ठीक है, इन दोनों स्टॉक पे, रतन इंडिया पे तो हमने थोड़ी देर पहले भी राय दी थी। वोडाफोन में तो आप इस वक्त हल्के मुनाफे में हैं। रतन इंडिया और वोडाफोन आइडिया, सौरभ जी बताइए इन दोनों स्टॉक पर क्या राय होगी? रतन इंडिया में 76 रुपये 80 पैसे की खरीद है, वोडाफोन आइडिया में लगभग 13 रुपये की खरीद है। शायद इन्होंने रतन एंटरप्राइजेस लिया है। अगर आप इनके नंबर्स देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है। अगर आप लंबे समय के लिए अगर आपने लिया है तो आप बने रह सकते हैं, अन्यथा आप निकल जाइए। दूसरा स्टॉक आपने बात किया वोडाफोन आइडिया का। मैं नहीं समझता कि कंपनी का जो कैपिटल रेजिंग का प्लान है उसके बाद भी कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लोन बहुत बड़ा है, नेगेटिव नेटवर्थ है, जो इनके सर्कल्स है, जो इनके सब्सक्राइबर है वो कम हो रहे हैं, इनके सर्कल्स में इनका आरपूस भी काफी कम है। मैं समझता हूँ कि शायद नए पैसे रेस करने के बाद स्टॉक में हो सकता है गिरावट भी आ जाए। मेरी सलाह यहाँ आपके लिए निकलने की रहेगी। निकलने की सलाह दी जा रही है। यूसुफ सिद्दीकी का सवाल मैं लूँगी यूट्यूब से, और अच्छा माफ़ कीजिएगा, इनका सवाल SW सोलर का है। राजेश, आप इसको ट्रैक करते हैं। 542 पे 50 शेयर्स लिए हैं इन्होंने। इसका सिंबल बताएंगे? स्टर्लिंग एंड विल्सन। ओके, स्टर्लिंग एंड विल्सन जो अभी 506 पे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल तो हायर लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो फिलहाल तो अवॉइड करने की सलाह होगी। अगर कोई भी लॉन्ग्स है तो एक रिसेंट एक स्विंग लो बना था अराउंड 480 के आसपास, तो 480 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। वॉल्यूम्स काफी ड्राइड डाउन है, तो बाउंस में 545 550 के आसपास एग्जिट कीजिए। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह स्टर्लिंग एंड विल्सन पर। कुछ सवाल आ रहे हैं हमें। अभिषेक डांगी जी ने सवाल पूछा है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर 100 शेयर्स हैं, 141 पर इन्होंने लिया हुआ है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के। यूट्यूब पर भी जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वो अपने सवाल हमें भेज दें। हम ले लेंगे, बार बार अगर करेंगे तो बाकी सारे सवाल हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने सवाल भेज दीजिए, हम वो ले लेंगे। इस बीच अभिषेक डांगी जी ने सवाल भेजा है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर 100 शेयर्स 141 पर इन्होंने लिया हुआ है। सौरभ जी सलाह दीजिए, क्या करें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर काफी अच्छा लगता है। इंडिया बुल रियल एस्टेट हमारा उतना कवरेज में नहीं है, लेकिन ओवरऑल रियल एस्टेट अगर क्षेत्र देखेंगे तो काफी अच्छा चल रहा है। इसमें जो अच्छी कंपनियां हमें समझ में आती हैं वो है प्रेस्टीज एस्टेट, DLF या शोभा डेवलपर। इस तरह की कंपनियों में भी आप पैसे को डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसमें बने रहें। तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट फिलहाल हल्का नुकसान हो रहा है आपको, लेकिन ये सलाह आपके लिए। बाजार पर नजर डालें तो फिलहाल निफ्टी में एक रिकवरी आई है निचले स्तरों से, और 22,400 के ऊपर अब निफ्टी निकल चुका है, और अभी भी हालांकि नीचे है, वीकनेस है, लेकिन रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 22,400 पर आ चुका है और धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर बाजार। लेकिन बैंक निफ्टी पर नजर डालेंगे तो वहाँ पर वीकनेस अभी भी बनी हुई है। 524 अंकों की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जब तक हम देखेंगे बैंक निफ्टी में रिकवरी नहीं आएगी, निफ्टी में बहुत तेजी से रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि एक स्मार्ट रिकवरी आई ज़रूर है, लेकिन देखना होगा कितना होल्ड कर पाती है ये मार्केट को। इस बीच हम देख रहे हैं कि मेटल शेयर ही इसको लीड कर रहे हैं। हिंडाल्को ऊपर है 4%, ONGC में मजबूती देखने को मिल रही है, और चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स भी हैं जिसमें कि हम देख रहे हैं रिकवरी है। रिलायंस निचले स्तरों से रिकवर हुआ है, तो उससे भी एक सहारा देखने को मिल रहा है। मेटल इंडेक्स देखिए इस वक्त 1% ऊपर कारोबार कर रहा है।